नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट बिकाऊ प्रसाद प्राइवेट आईटीआई में। जैसा कि दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है उस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस के बारे में बताया था और आईटीआई के स्टूडेंट जो हैं आपके लिए कौन कौन सी बुक होती हैं पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में, उन सारे सिलेबस के बारे में आपको बताया था। और आपके कितने पेपर होते हैं मेरे दोस्तों, कितने कितने नंबर के होते हैं, सारी जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और ऊपर आई बटन पर भी दिया गया है, उस पर क्लिक करके दोस्तों आप उस वीडियो को देख करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लॉकडाउन की वजह से हमारा देश क्या, पूरे देश बहुत खतरे में पड़ा है। इसलिए दोस्तों ऑनलाइन क्लास की वजह से आप घर पे बैठे बैठे पूरी सिलेबस अपना पूरा कर सकते हैं, आईटीआई का कोर्स पूरा कर सकते हैं। और एग्ज़ाम भी अभी बहुत कुछ दिक्कत है एग्ज़ाम कराने में गवर्नमेंट को और लेट से होगा, इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी कर लीजिए। और जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कि क्लास चालू हो गया दोस्तों। अब डेली रेगुलर एक वीडियो पड़ेगा और आपके पूरे कोर्स में इस चैनल के माध्यम से पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आज का चैप्टर है दोस्तों, पहला जो चैप्टर इलेक्ट्रीशियन का और ट्रेड का परिचय, व्यवसायिक और सुरक्षा स्वास्थ्य। ट्रेड का परिचय मीन्स इलेक्ट्रीशियन मीन्स होता क्या है, और व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेफ्टी क्या होता है, इसके बारे में जानकारी इस चैप्टर में दिया जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत आपको एक इलेक्ट्रीशियन बना करके, ठीक है, इस ट्रेड के अंतर्गत एक इलेक्ट्रीशियन बना करके उसके द्वारा आपको पूरी जानकारी दी जाता है कि इलेक्ट्रिकल सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से यह ट्रेड स्थापित किया जाता है। और ट्रेड में विद्युत का प्रारंभिक ज्ञान, विद्युतीय मशीन, ट्रांसफार्मर, बाइंडिंग के बारे में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। और इलेक्ट्रीशियन का जो कार्य क्षेत्र है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और उपकरणों को इंस्टॉल, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, अपग्रेड आदि करना होता है इस ट्रेड के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रीशियन का जो है कर्तव्य क्या है, ठीक है। मेन जो इलेक्ट्रीशियन होता है उनका कर्तव्य क्या होता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रीशियन एक होता है, वह इलेक्ट्रीशियन कार्य करने से पूर्व सुरक्षा और सावधानियां जानना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। और विद्युत का उत्पादन, वितरण को समझना भी और संचरण को समझना भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर। और मेरे दोस्तों जो कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे विद्युत यंत्रों, मशीनों की फिटिंग को जानना बेहद जरूरी होता है एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के होते हैं, जो भी कारीगर, वह औद्योगिक जो घरेलू प्रतिष्ठानों की वायरिंग होती है उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, स्विच गियर, विद्युत फिटिंग को समझना भी बेहद ज़रूरी होता है। जो दोस्तों घरेलू जो उपकरण होते हैं जैसे पंखा, कूलर, गीजर, फ्रिज, टोस्टर, हीटर, वाटर कूलर में लगी मोटर की वाइंडिंग को समझना भी पड़ता है, ठीक है। उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए एक इलेक्ट्रीशियन अच्छा इलेक्ट्रीशियन है तो, ठीक है। और विद्युत मशीन के जो स्टार्टर होते हैं जिसके द्वारा किसी भी मोटर को, मशीन को स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टर, और सबमर्सिबल पंप, जेट पंप, अल्टरनेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर और मोटर की मरम्मत के बारे में जानना, ठीक है। और जो बैटरी होती हैं, बैटरियों की चार्जिंग की विधि, चार्जिंग करने का जो तरीका होता है और उनकी मरम्मत भी करना उनको आना चाहिए। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल संबंधित जैसे मेगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर की मरम्मत और दोष ठीक को करना जानना जरूरी होता है। मेरे दोस्तों जितने उपकरण हैं आपको नहीं पता होगा मेगर क्या होता है, अर्थ टेस्टर क्या होता है, वाट मीटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर होता क्या है, ऊर्जा मीटर होता क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीटर किस चीज़ को मापता है, पावर फैक्टर किस चीज़ को मापता है। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट जब आएगा टॉपिक उसमें पूरे डिटेल से वीडियो बना करके और फेस टू फेस आपसे मैं बात करके लेक्चर दे करके आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं पैनल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ की जानकारी भी होना चाहिए, पैनल्स का संचालन करना, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रीशियन की योग्यताएं क्या होती हैं दोस्तों, योग्यताएं। तो इलेक्ट्रीशियन की योग्यताएं
2 वर्ष का जानते ही हैं, 2 वर्ष का ये प्रशिक्षण होता है इलेक्ट्रीशियन का, और भारतीय विद्युत नियम के अनुसार घरेलू पावर वायरिंग करना उनकी पूरी जानकारी होती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार ओवरहेड लाइन का कार्य आईई के अनुसार अर्थिंग करना, भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के अनुसार चिन्हों संकेतों की जानकारी। मेरे दोस्तों, जो चिन्ह और जो संकेत होते हैं, सबका अपना अपना एक चिन्ह संकेत का एक अर्थ होता है, ठीक है। तो उसकी जानकारी एक अलग से वीडियो आपको बनाई जाएगी और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका केबल को जोड़ना और स्थापित करना। केबल को अच्छे से जोड़ा जाता है और कैसे कैसे जोड़ा जाता है कि ताकि स्पार्क ना हो, इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों विद्युत मशीनों की बाइंडिंग और रिवाइंडिंग करना, इसके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो ट्रांसफार्मर है, आपका जनरेटर है, अल्टरनेटर है, 3 फेस मोटर है, 1 फेस मोटर है कि बाइंडिंग, मरम्मत, रखरखाव, सारी इलेक्ट्रिकल संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि इसमें और एक पॉइंट है आपका डीसी और एसी। क्लियर, डीसी और एसी। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि डीसी और एसी होता क्या है, ठीक है, डिफरेंस होता क्या है। तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि जो डीसी होता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी को बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। और जो एसी होता है दोस्तों, एसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हिंदी नाम है प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का हिंदी नाम है दिष्टकारी धारा, ठीक है। डीसी जो दोस्तों है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज माना जाता है एसी का, और डीसी में फ्रीक्वेंसी एफ का मान 0 होता है। जितने भी चार्ज होने वाले उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वह जो बिजली से चार्ज होते हैं, जो भी उपकरण, वह डीसी से चार्ज होते हैं, न कि एसी से। यदि आपसे कोई पूछ दे कि आपका मोबाइल किस करंट से चार्ज होता है, एसी से या डीसी से, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि यह डीसी से चार्ज होता है, ठीक है। तो दोस्तों कोई पूछ दे कि चार्जर आप लगाते हैं बोर्ड में तो एसी आता है, तो कैसे डीसी से चार्ज हो रहा है, दोस्तों आपको कहना पड़ेगा कि चार्जर लगाया जाता है जब बोर्ड में, तो वहाँ से एसी सप्लाई जाती है, और जो चार्ज होता है उस चार्जर के अंदर जो होता है रेक्टिफायर होता है, जो एसी को डीसी में बदल करके हमारे मोबाइल को जो बैटरी को देता है तो चार्ज होता है। क्लियर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के जो रोजगार के अवसर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही रोजगार के अवसर हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी, फैक्ट्री, चाहे कोई भी दुकान, कोई भी मॉल्स, कुछ भी हो दोस्तों, बिना बिजली के कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री चलने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। जैसे सभी प्रांतों के विद्युत बोर्ड में, भारतीय रेलवे में, भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रम में, ठीक है। और जो आपको जो सार्वजनिक जो होता है, सार्वजनिक लिमिटेड फैक्ट्री कंपनी में होती हैं, स्विच गियर बनाने वाली फैक्ट्री में, व्हील्स की वायरिंग, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, लैंप बनाने वाली फैक्ट्री में, होटल, रिसोर्ट, नर्सिंग होम, बड़े कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घरों में आदि में आपके अवसर होते हैं जॉब पाने के, ठीक है। चलिए अब आ जाइए मेन पॉइंट पे, कि मेन पॉइंट है आपका दोस्तों व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। इसमें से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 2-1 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसे हल्का फुल्का पढ़ लीजिए। चलिए, सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, बॉडी की सुरक्षा आपको कैसे क्या करना है। आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं तो अपनी बॉडी की सुरक्षा कैसे करेंगे दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो शरीर की सुरक्षा का जो अर्थ है उन सुरक्षाओं से है जिनके द्वारा हम अपने आप को कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? देखिए, पहला पॉइंट है मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ढीले कपड़े यदि आप पहनेंगे तो कपड़े ढीले रहेंगे तो इधर उधर उड़ेंगे, तो किसी भी मशीन के जब आप करीब पहुंचेंगे तो हो सके उस मशीन में फंस जाए तो दुर्घटना हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा, किसी चलती हुई मशीन
और कार्य करते समय उसके पुर्जे जैसे बोल्ट आदि को न छुए। मान लीजिए कोई मशीन रनिंग अवस्था में है और उसके पार्ट पुर्जा को छू रहे हैं तो आपको झटके लग सकते हैं, आपके हाथ कट सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, राइट। अब देखिए अगला है दोस्तों कि चलती हुई मशीन में तेल और ग्रीस नहीं देना चाहिए। कार्यशाला में तेल, पेट्रोल, बिजली की से आग लग जाए तो उसे पानी से बुझाएं, पानी से न बुझाएं। यदि तेल से, पेट्रोल से, बिजली से आग लगता है तो उसे पानी से न बुझाएं। इसके लिए रेत, मिट्टी और आग बुझाने वाली गैस का प्रयोग करें। दोस्तों ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पेपर में कि यदि बिजली से आग लगी है तो हमें उसे किससे बुझाना चाहिए, पानी से, ठीक है, कि मिट्टी के तेल से, कि किससे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यदि आग लगता है बिजली से तो उसे रेत या मिट्टी व आग बुझाने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। ऑटोमोबाइल कार्यशाला में डीजल, पेट्रोल तथा ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है, अतः कार्य करते समय आँखों को इनसे बचा कर रखें क्योंकि ये पदार्थ आँखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्लियर दोस्तों। जैसे ऑटोमोबाइल की कार्यशाला में आप डीजल, पेट्रोल, ब्रेक ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके आँख में इसकी छिड़की भी जा सकती है, जिससे आपके आँख खराब हो सकते हैं। इसीलिए हमें आँख पे चश्मा लगाना चाहिए और सेफ्टी से काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि बैटरी को उठाते समय, जो भी मेरे दोस्तों बैटरी होती हैं, बैटरी को उठाते समय या रखते समय इसके पानी से अपने कपड़ों को बचा कर रखें क्योंकि इसमें तेजाब मिला होता है। मेरे दोस्तों जो बैटरी होती है ना, उन बैटरी में तेजाब होता है। वह तेजाब यदि आपके कपड़े पर पड़ जाते हैं तो आपके कपड़े जल जाएंगे, आपके शरीर पर पड़ जाएंगे तो आपके शरीर जल जाएगा, ठीक है। तो उन्हें सावधानी से आपको बैटरी को रखना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यदि जब बैटरी चार्ज हो रही है तो उसमें झांकना नहीं चाहिए क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी से तेजाब की जो गैस होती है निकलती हैं जो हानिकारक होती हैं। जब दोस्तों बैटरी चार्ज होती है ना तो जब उसका ढक्कन खोलेंगे तो तेजाब ऐसे खौलता है, जब खौलता है तो गैस बाहर आती हैं। जब गैसें बाहर आएंगी, यदि आप देख रहे हैं और आपके आँख में लग गई तो आपकी आँख खराब हो सकती है। क्लियर। अब नेक्स्ट दोस्तों 9वां पॉइंट, किसी मोटर गाड़ी में जैक लगाना हो तो उसके अन्य पहियों के आगे पीछे रोक लगानी चाहिए जिससे मोटर गाड़ी आगे पीछे न सके। मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मोटर आपकी ख़राब हो गई, तो अगर जैक लगाना है तो आप पहिए के आगे वाली पहिए और पीछे वाली पहिए में, ठीक है, आपको कुछ ऐसे टुकड़े रख करके वहाँ ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सब सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, पढ़ लेंगे मेन पॉइंट, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। कार की सुरक्षा, ठीक है। कार की सुरक्षा, यदि आप कार्य कर रहे हैं तो कार्यशाला में तकनीकी कार्य शुरू करने से पूर्व कार्य से संबंधित पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी मशीन या मोटर, कोई भी बाइंडिंग ही कर रहे हैं तो पूरी प्लानिंग करना चाहिए कि ऐसे ऐसे काम करना है और ऐसे ऐसे इसको चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ, ठीक है। यदि कोई नया पुर्जा तैयार करना है या किसी पुर्जे को ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी ड्राइंग और ऑपरेशन शीट तैयार करनी चाहिए, उसकी ड्राइंग और ऑपरेशन शीट तैयार करना चाहिए, उसी क्रम में कार्य करना चाहिए। एक ड्राइंग शीट करना चाहिए कि हमें पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है। लास्ट में ऐसे से आप अपने एक ड्राइंग पेपर पे अपना पूरा जो है ड्राइंग ऑपरेशन बना लेना चाहिए, ठीक है, शॉर्टकट में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, किसी पार्ट को ठीक करने के लिए मशीन का प्रयोग करना है तो उन मशीन में पार्ट को ठीक प्रकार से बांधना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कटिंग के लिए प्रयुक्त औजार, कटिंग टूल्स की धार पर्याप्त होनी चाहिए, अन्य पार्ट पर धारियों के निशान पड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छे से धारेंगे तभी कटेंगे, नहीं तो उस पर आपको पड़ जाएंगे, दाग धब्बे पड़ जाएंगे। जाब का कटिंग करते समय अधिक गहरा कट नहीं लगाना चाहिए। भारी जाब के मशीन पर बांधने के लिए पर्याप्त अवस्था होनी चाहिए। और नेक्स्ट है दोस्तों, कटिंग टूल्स का प्रयोग करते समय जाब की धातु के अनुसार कूलेंट अथवा लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी धातु को आप काट रहे हैं तो धातु कौन सी धातु है उस धातु के अनुसार कूलेंट और लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे टूल्स की धार खराब न हो,
जिससे टूल्स की धार खराब ना हो और जाब की जो धातु है वो भी अच्छी गुणवत्ता में हो। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जाब पर कार्य करते समय निर्धारित मशीनों और औजारों और उपकरणों का ही प्रयोग करें, अन्यथा जाब व मशीन को नुकसान पहुंच सकता है। यानी जब आप जाब पर कार्य कर रहे हैं तो उस समय निर्धारित जो मशीन है, जो मशीन जिस जॉब के लिए बनाया गया है उसी मशीन पे उस जॉब को बनाइए, न कि दूसरे किसी मशीन पे बनाइए। इससे आपका नुकसान हो सकता है, मशीन खराब हो सकती है, जॉब खराब हो सकता है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक आपका कि मशीन, औजार एवं उपकरण की सुरक्षा। जो मशीन औजार हैं उनकी सुरक्षा हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए, जो मशीन के उत्पादन और उनके किसी भाग को बनाने अथवा उनकी मरम्मत करने के लिए विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं करनी पड़ती है। विभिन्न प्रकार के औजार मशीनें काम में लाई जाती है। औजारों व मशीनों को सुरक्षा का अर्थ व सावधानियां से इन्हें ध्यान में रखकर कार्य करने के औजारों व मशीनों की सुरक्षा हो सकती है। मतलब जो भी आपके उपकरण हैं उनको ध्यान में रख करके अच्छे से वर्क करिए और अच्छे से उसको सेफ्टी दीजिए। ठीक है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। किसी भी पार्ट को खोलने या बांधने के निर्धारित औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो मशीन का पार्ट आप खोलते हैं या बंद करते हैं, बांधते हैं, जो टूल्स उसमें लगता है उसी टूल्स को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जैसे दोस्तों, ठोकने के लिए हथौड़े का, काटने के लिए छीनी का प्रयोग, स्पैनर अथवा पेचकस का प्रयोग न करें। मान लीजिए आपको ठोकने का काम है तो हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए, न कि किसी पेचकस से लगेंगे ठोकने। दिक्कत है ना, गलत है काम आप कर रहे हैं ना, टूल्स खराब हो सकता है। मान लीजिए छीनी का जो प्रयोग करना है, आप उसकी जगह किसी इन पे स्पैनर या पेचकस का प्रयोग करने लग रहे हैं तो दिक्कत है ना दोस्तों, टूट सकता है। यानी कि जो टूल्स जिस काम के लिए बना है उस टूल्स को उसी काम में प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब यही है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कटिंग औजार जैसे स्क्रैपर, फाइल, रीमर इत्यादि को अन्य औजारों से अलग रखें, जिससे कटिंग औजारों की धार खराब न हो और औजारों पर निशान भी न लगे। राइट। जैसे जो कटिंग वाले औजार होते हैं दोस्तों, स्क्रैपर, फाइल, रीमर इत्यादि, ये धार वाली चीज़ है। अगर इनको अलग नहीं रखेंगे और सभी औजार के साथ में रखेंगे, जो उनकी धार होते हैं वो धार खराब हो सकते हैं। जब धार खराब हो जाएंगे दोस्तों तो आप उसका प्रयोग कर नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि जो फाइलिंग के लिए प्रयुक्त फाइल पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई फाइलिंग कर रहे हैं ना, चिकनाई ला रहे हैं, उस पर फाइलिंग कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो सर क्या है, फाइल पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए। छैनी का प्रयोग करते समय उसके हैंड के बीच चोट लगनी चाहिए, अन्यथा छैनी हैंड फैल जाएगी। यानी कि छैनी का जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसके हैंड के बीचों बीच चोट लगनी चाहिए। अगर अगल बगल मारेंगे तो उसका हैंड क्या है दोस्तों, फैल जाएगा। नेक्स्ट है, टैप अथवा डाई का प्रयोग करते समय उचित लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा काटने वाली भाग की धार जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी धातु के टुकड़े अथवा पाइप को काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग करना चाहिए। उसकी ब्लेड को अधिक टाइट नहीं करना चाहिए, टूटने का भय रहता है। यानी कि जब कोई धातु की जो पाइप है या कोई धातु काट रहे हैं तो हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और उसको जब ब्लेड को लगाया जाता है तो उसके फ्रेम में तो उसको अधिक टाइट नहीं करना चाहिए। अधिक टाइट करेंगे दोस्तों तो वह टूट सकता है। ठीक है, टूटने का डर रहता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हेक्सा ब्लेड से कटिंग करते समय उचित लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ब्लेड गर्म होने से उसकी कटिंग क्षमता जल्दी समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए दोस्तों लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे तो वो ठंडा रहेगा, हीट जो है कम हीट होगा, तो उसकी धार अच्छे से बनी रहेगी और काम करता रहेगा। लेकिन जब लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हीट होगा, धार उसका खराब हो जाएगा, टूट सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8वां, सूक्ष्म माप वाले उपकरण का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। उनको कटिंग औजारों के साथ कभी नहीं रखना चाहिए। जितने भी छोटे उपकरण हैं उनको सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए और उनको एक अलग टूल्स बॉक्स बनाकर रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, जिन मशीनों पर कार्य करना है उनका कार्य शुरू होने से पूर्व सही प्रकार से लुब्रिकेशन और सफाई कर लेना चाहिए। मान लीजिए कोई मशीन, आप किसी मशीन पे जॉब बनाने जा रहे हैं, कोई किसी मशीन पे काम करने जा रहे हैं, तो चालू करने से पहले उसके कुछ जो होती है जाँच, जो मेंटेनेंस, उसको चेक कर लिया जाता है कि लुब्रिकेंट सही है कि नहीं, सफाई है कि नहीं,
कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक चेक कर लेना चाहिए, तब चालू करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, जो मशीन मरम्मत योग्य हों उनको बिना मरम्मत के किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा हो सकता है मशीन ज़्यादा ख़राब हो जाए अथवा कोई दुर्घटना हो जाए। क्लियर? यानी कि कोई मशीन ख़राब है तो उसको बिना मरम्मत किए उसको मत चालू करिए। ये नहीं कि थोड़ा बहुत मशीन में फॉल्ट है और तभी भी उसको मशीन को ज़बरदस्ती हम चला रहे हैं, ज़बरदस्ती काम ले रहे हैं, तो ऐसे क्या हो सकता है कि मशीन थोड़ा ख़राब था तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। क्लियर? तो 100% जब मशीन सही रहे तभी उसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ग्राम किसी भी मशीन को निर्धारित क्षमता से अधिक लोड पर कार्य करना नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई मशीन है तो उसका जो निर्धारित लोड है उससे अधिक क्षमता पर काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई फ़ैन ही है, चलिए कोई फ़ैन लेते हैं 80 वाट का, तो 80 वाट का है तो 80 वाट से कम ही पे उसको फ़ैन को चलाना चाहिए, ना कि उसको 200 वाट पे चलाना चाहिए। उससे क्या होगा, फ़ैन ख़राब हो सकता है, वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, इसलिए कोई सी भी मशीन की जो रेटिंग है उस रेटिंग से अधिक रेटिंग पर नहीं चलाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, जिन मशीन और औजारों किससे कार्य लिया गया है उन्हें कार्य करने के बाद साफ करके रखना चाहिए। क्लियर? चलती हुई मशीन पर जॉब को नहीं लगाना चाहिए। कोई मशीन चल रहा है उस पर जॉब नहीं लगाना चाहिए, मशीन को बंद करके जॉब को लगाना चाहिए। चलती हुई मशीन में किसी भी प्रकार का अनावश्यक आवाज़ आने लगे तो मशीन को तुरंत बंद करना चाहिए। मशीन को चालू स्थिति में न तो पुर्जे से छेड़छाड़ करनी चाहिए और न ही मरम्मत कार्य करना चाहिए। कोई मशीन मान लीजिए चल रही है तो चलती हुई मशीन पे आप मेंटेनेंस का काम मत करिए। कोई नट बोल्ट कुछ भी अगर ढीला ढाला है तो चलती हुई स्थिति में उसको मत आप छेड़ करिए, मत उसको मेंटेनेंस करिए। ठीक है, बंद करके इस पर काम करिए। क्लियर? तो ये दोस्तों आपका यहाँ तक पहला चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका रहेगा इसी चैप्टर का भी बाकी है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी ITI स्टूडेंटों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।